आज हम लोग आपकी कक्षा 12 में कवि धर्मवीर भारती जी द्वारा रचित कविता सांझ के बादल के इस पद्यांश का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य लिखना सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह इस पद्यांश में जितने भी शब्द आए हुए हैं पहले हम लोग इन सभी शब्दों का सरल अर्थ जानेंगे। फिर उसके बाद हम लोग इस पद्यांश की व्याख्या को सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस पद्यांश में आए हुए सभी शब्दों का सरल अर्थ देख लेते हैं। ये शब्द यहाँ पर बादलों के लिए आया है। ये मतलब बादल, ठीक है। अनजान माने अपरिचित, अनजान माने अपरिचित। नदी की नावें, तीनों शब्द सरल है। जादू के से, तीनों शब्द सरल है। पाल, देखिए पाल क्या होता है। मान लीजिए आपको बगल में दिख रहा है कि मान लीजिए ये नाव है, तो नाव में इस तरह से एक कपड़ा लगा होता है, इसी को पाल कहते हैं। और जब हवा चलती है तो इस पाल के सहारे जो नाव है वो आसानी से आगे बढ़ती है। तो पाल का मतलब कपड़ा होता है, ठीक है। उड़ाती आती, दोनों शब्द सरल है। मंथर चाल, देखिए मंथर चाल माने धीमी गति या आप धीमी चाल कह सकते हैं। नीलम जो होता है एक प्रकार का महत्वपूर्ण कीमती पदार्थ होता है, तो हमको ऐसे ही बोलना है, ठीक है। पर किरणों की, तीनों शब्द सरल है। सांझी, देखिए सांझी क्या होता है। सांझी एक प्रकार की कला होती है। यदि आप कभी मंदिर गए होंगे तो वहाँ पर रंगोली की तरह एक रचना बनाई जाती है, स्वास्तिक की तरह रचना बनाई जाती है, उसी को सांझी कहते हैं। तो आप रंगोली समझ सकते हैं, लेकिन हम लोग कहने के लिए इसको सांझी ही कहेंगे, ठीक है। एक न डोरी, डोरी सरल है, चाहे डोरी कह लीजिए चाहे आप धागा कह सकते हैं, तो डोरी ही अच्छा है, डोरी ही रहने दीजिए। एक न माझी, माझी का मतलब मल्लाह, माझी माने मल्लाह। फिर भी लाद माने लाद कर, लाद माने लाद कर। निरंतर माने लगातार, निरंतर माने लगातार। लाती मतलब लाती है, लाती मतलब लाती है। सिंदूर, देखिए सिंदूर मतलब सिंदूर जो मांग में भरी जाती है, तो सिंदूर, ठीक है और सरल है। प्रवाल माने मूंगा एक ये भी जो है कीमती पदार्थ है, मूंगा तो मूंगा। कुछ समीप की मतलब निकट की या पास की, ठीक है। कुछ सुदूर मतलब दूर की मतलब दूर की। कुछ चंदन की, सरल है, तीनों शब्द सरल है। कुछ कपूर की, सभी शब्द सरल हैं। कुछ में गेरू, देखिए गेरू भी एक लाल रंग का पदार्थ होता है गेरू, तो ऐसे ही बोलेंगे, ठीक है। कुछ में रेशम, सरल है। कुछ में केवल जाल, कहीं कोई शब्द कठिन नहीं है। अब यहाँ से ऊपर वाली लाइन है, देखिए ये अनजान नदी की नावें, ऊपर की सेम वही लाइन है, तो वही अर्थ होगा, ठीक है। जादू के से पाल उड़ाती आती मंथर चाल, पूरी वही लाइन है, तो बार बार हम लोग इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो सभी शब्दों का सरल अर्थ हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोगों को इस पद्यांश की व्याख्या सीखनी है, लेकिन इसकी व्याख्या को सीखने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसका संदर्भ और प्रसंग लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसकी व्याख्या को सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका संदर्भ लिख लेते हैं। तो आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित सांझ के बादल शीर्षक कविता से उद्धृत है। इसके रचयिता धर्मवीर भारती जी हैं। यह पद्यांश उनके प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ 7 वर्ष गीत में संग्रहित है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। चलिए अब प्रसंग लिख लेते हैं। तो आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे
डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में कवि धर्मवीर भारती जी ने सांझ के बादलों को पालों वाली नाव के रूप में चित्रित किया है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इस पद्यांश की व्याख्या को सीखते हैं। तो कवि कहते हैं, ये अनजान नदी की नावें जादू के से पाल उड़ाती आती मंथर चाल। प्रस्तुत पद्यांश में कवि धर्मवीर भारती जी सांध्यकालीन बादलों के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि, अब आ जाइए पद्यांश पर। कहते हैं कि ये बादल, ये को हम लोग बदल के कहेंगे ये बादल अपरिचित, अनजान अपरिचित, ये बादल अपरिचित नदी की नावें हैं जो जादू के समान, जादू के से जो जादू के समान पाल उड़ाती हुई, पाल उड़ाती हुई धीमी गति से, मंथर चाल, धीमी गति से चली आ रही है, आती चली आ रही है। पूर्ण विराम लगाएंगे और व्याख्या को थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए थोड़ा सा और अपनी तरफ से जोड़ के लिखेंगे। क्या लिखेंगे वो भी ध्यान से सुनिए। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार नदी में पानी के बहाव के साथ सब कुछ बहकर चला जाता है, उसी प्रकार बादल रूपी अनजान नदी की नावें अपने साथ सभी कुछ बहाती हुई चलती हैं। पूर्ण विराम लगा देंगे और 2 लाइन की व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए एक बार फिर से दोनों लाइन की व्याख्या को सीखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप हमेशा की तरह व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके पहले थोड़ा सा लिख लेंगे। क्या लिखेंगे एक बार फिर ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में कवि धर्मवीर भारती जी सांध्यकालीन बादलों के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि, अब आ जाइए पद्यांश पर। कहते हैं कि ये बादल अपरिचित नदी की नावें हैं जो जादू के समान पाल उड़ाती हुई धीमी गति से चली आ रही हैं। पूर्ण विराम लगाएंगे और थोड़ा सा लिखेंगे। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार नदी में पानी के बहाव के साथ सब कुछ बहकर चला जाता है, उसी प्रकार बादल रूपी अनजान नदी की नावें अपने साथ सभी कुछ बहाती हुई चलती हैं। और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे कवि कहते हैं, नीलम पर किरणों की सांझी। इस एक लाइन को अकेले लेंगे। तो कवि कहते हैं, ये नावें, इतना अपनी तरफ से जोड़ लीजिए, ये नावें नीलम पर किरणों की सांझी सजाती हैं। ठीक है, और पूर्ण विराम लगा देंगे। इसको ऐसे ही बोलना है। चलिए एक बार फिर से देखिए। तो कवि कहते हैं, ये नावें नीलम पर किरणों की सांझी सजाती हैं, और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखिए। आगे कवि कहते हैं, एक न डोरी एक न मांझी फिर भी लाद निरंतर लाती सिंदूर और प्रवाल। बहुत ही सरल लाइन है। पहले फिर थोड़ा सा जोड़ के लिखेंगे। इन बादल रूपी नावों के पास, इतना जोड़ लीजिए। इन बादल रूपी नावों के पास न तो एक भी
डोरी है और न ही एक भी मांझी है, फिर भी ये नावें निरंतर या लगातार कह सकते हैं, फिर भी ये नावें लगातार सिंदूर और प्रवाल लाद कर लाती हैं। थोड़ा सा और लिखेंगे। कहने का आशय यह है कि बादल रूपी नावें बिना किसी के सहयोग के अपने साथ सब कुछ बहा लाती हैं। और पूर्ण विराम लगा देंगे और इस 2 लाइन की व्याख्या भी पूरी हो जाएगी। चलिए एक बार फिर से दोनों लाइन की व्याख्या को सीखते हैं। तो देखिए, मैंने कहा थोड़ा सा लिख लेंगे। इन बादल रूपी नावों के पास, अब आ जाइए लाइन पर। इन बादल रूपी नावों के पास न तो एक भी डोरी है और न ही एक भी माझी है, फिर भी ये नावें लगातार सिंदूर और प्रवाल लाद कर लाती हैं। पूर्ण विराम लगा के मैंने कहा थोड़ा सा और लिखेंगे। कहने का आशय यह है कि बादल रूपी नावें बिना किसी के सहयोग के अपने साथ सब कुछ बहा लाती हैं। और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे कवि कहते हैं, कुछ समीप की, कुछ दूर की, कुछ चंदन की, कुछ कपूर की, कुछ में गेरू, कुछ में रेशम, कुछ में केवल जाल। इतना ही लेंगे, ठीक है। तो अब इसको देखिए, फिर पहले थोड़ा सा जोड़ के लिखेंगे। पहले जोड़ के लिखेंगे, आगे कवि कहते हैं कि इन बादल रूपी नावों में विभिन्न प्रकार की नावें हैं। फिर एक बार सुनिए क्या जोड़ के लिखना है। आगे कवि कहते हैं कि इन बादल रूपी नावों में विभिन्न प्रकार की नावें हैं। अब आ जाइए लाइन पर। कुछ नज़दीक की तो कुछ दूर की, सुदूर माने दूर, कुछ दूर की तो कामा लगाते जाएंगे, तो कुछ चंदन की, कुछ कपूर की, और कुछ में गेरू, कुछ में रेशम, और कुछ में केवल जाल है। थोड़ा सा और लिखेंगे, जो दृष्टि को भ्रमित कर बांधने का कार्य करती है। और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए एक बार फिर से इन 2.5 लाइन की व्याख्या सीखते हैं। तो देखिए, मैंने कहा पहले थोड़ा सा जोड़ के लिखेंगे। आगे कवि कहते हैं कि इन बादल रूपी नावों में विभिन्न प्रकार की नावें हैं। अब आ जाइए लाइन पर। नावें हैं कुछ नज़दीक की, कामा, कुछ दूर की, कुछ चंदन की, कामा लगाते जाएंगे, कुछ चंदन की, कुछ कपूर की, कुछ में गेरू, कुछ में रेशम, और कुछ में केवल जाल। फिर थोड़ा सा जोड़ के लिखेंगे, कुछ में केवल जाल, जो दृष्टि को भ्रमित कर बांधने का कार्य करती है। और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे कवि कहते हैं, ये अनजान नदी की नावें जादू के से पाल उड़ाती आती मंथर चाल। देखिए सेम यही लाइन है, देखिए एकदम यही लाइन है। तो वही व्याख्या हमको लिखनी है। फिर से देखिए क्या लिखना है। कवि कहते हैं कि ये बादल अपरिचित नदी की नावें हैं, जो जादू के समान पाल उड़ाती हुई धीमी गति से चली आ रही हैं। ठीक है, और पूर्ण विराम लगा देंगे। अब दोबारा वो चीज़ नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। चलिए एक बार फिर से देख लीजिए। कवि कहते हैं, ये बादल अनजान अपरिचित नदी की नावें हैं, जो जादू के समान पाल उड़ाती हुई धीमी गति से चली आ रही हैं। और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसका काव्य सौंदर्य भी देख लेते हैं। तो देखिए, यदि हम लोग इस पद्यांश में रस की बात करें तो इसमें शांत रस है। यदि छंद देखा जाए तो यह मुक्तक छंद है। यदि अलंकार की बात करें तो इस पद्यांश में उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक ये 3 मुख्य अलंकार हैं।
भाषा इस पद्यांश की गद्यात्मक खड़ी बोली है। शैली इसकी चित्रात्मक और वर्णात्मक है। गुण इसमें प्रसाद है और शब्द शक्ति इसमें लक्षणा है।